भी कहाँ थे हम लोग? कैमरा सबका ऑन रहे, नीड नॉट टू रिमाइंड। सारे लोग ऑन करिए फटाफट। तन्नू, स्टिल 2 बच्चे हैं। विश्वास और ये कौन? मैम घर पे नहीं है, कहाँ चले गए आप? रास्ता में। तो पढ़ लिया। कुमार रोशन, कुमार रोशन भी आप ही के साथ है क्या? नो मैम, गुलशन है। ओके, रेडी विथ पेन एंड पेपर। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? हमें इम्प्लाइड कंडीशन का 7 टाइप्स बताए थे। इम्प्लाइड कंडीशन हो चुका था। यस मैम। ठीक है सत्यम, नेम देम ऑल द 7, all 7 implied condition. यस मैम। implied condition का इतना 7 आपको बताया गया था ना? यस मैम। मैम कंडीशन टू एस टाइटल, ठीक है। कंडीशन बाय सेल, कंडीशन बाय सैंपल, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, और मैम क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन बाय मर्चेंटेबिलिटी एंड कंडीशन बाय होलसेल लिस्ट। और अगर इसका ब्रीच होगा तो हम क्या कर सकते हैं विनीता? अगर ये सारे कंडीशन का अगर ब्रीच होता है यानी टूटता है तो हम क्या कर सकते हैं? मैम क्लेम कर सकते हैं और रीसेल कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और एंड आल्सो क्लेम फॉर द डैमेज। ठीक है, अब बच रहा है आप लोगों का इम्प्लाइड वारंटी। अब फटाफट टॉपिक दीजिए, इम्प्लाइड वारंटी। अगेन वारंटी के भी केस में व्हाट इज इम्प्लाइड वारंटी? पहले वारंटी क्या है कौन बताएगा? स्टिपुलेशन का 2 पार्ट, वन इज कंडीशन, सेकंड वन इज वारंटी। व्हाट इज कंडीशन? ज्योति कुमारी, व्हाट इज कंडीशन? Yes, ma'am. What is condition? One which is essential to the contract is condition or warranty? Essential to the contract. एसी का एग्जाम्पल याद है? एसी का मेन चीज है ठंडा करना, तो ये ठंडा अगर एसी नहीं कर रहा है तो किस में आएगा, कंडीशन में या वारंटी? मैम कंडीशन में का। ज्योति से क्वेश्चन है। क्या हो गया ज्योति आपको? आंसर देते देते कहाँ फिर हो गए? मैम कंडीशन में स्टिपुलेशन का 2 पार्ट बताया गया था, वन इज condition, second one is warranty. The one which is essential to the contract is condition, and one which is collateral to the contract is warranty. ठीक है, और बाकी कंडीशन का 2 पार्ट बताया गया था, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। सेम वे वारंटी का भी 2 पार्ट है, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। तो एक्सप्रेस यू आर ऑलरेडी नो। नाउ राइट डाउन इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी में सबसे पहला पॉइंट होगा अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन। अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, पोजीशन का स्पेलिंग आई हो पता हो ज्योति? POSSESSION।
अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मान लीजिए अगेन फोन पे ही आते हैं, अगर फोन हम परचेज कर रहे हैं तो नो डाउट मेरा जो ओनरशिप है वो भी मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। और अगर कल को आके कोई और आके बोलता है कि ये फोन आपका नहीं मेरा है, तो हमारा पोजीशन डिस्टर्ब हो रहा है ना। अगर मान लीजिए कोई चोरी का माल सेल कर दिया आपको, ठीक है, आपको इसके बारे में कुछ अवेयरनेस नहीं है, और कोई तीसरा आदमी आके बोलता है ये फोन आपका नहीं था, वो चोरी का था, और वो आपको सेल कर दिया, तो आपका जो डिस्टर्बेंस हुआ ना, आपका जो पोजीशन है उसमें डिस्टर्बेंस हुआ, आप दिमाग में डिस्टर्ब हुआ, थोड़ी परेशानी भी हुई, आफ्टर ऑल यू हैव पेड कॉस्ट फॉर दैट, यस और नो, है ना। Yes. इस केस में अगर ये होता है, तो अगर कोई आपका पोजीशन डिस्टर्ब करता है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं सेलर को। अंडरस्टूड? दिस इज वारंटी ऑफ अनडिस्टर्ब पोजीशन। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर धीरज? Now Yes, move ma'am. to second. Now warranty as to encumbrance. Encumbrance. Encumbrance EN. EN से शुरू होगा, बाकी तो लिख ही लेंगे CUM BRA NCE. Encumbrance. Now what do you mean by encumbrance? Encumbrance means the goods should be free from any type of damage. ठीक है, गुड्स में किसी भी तरीके का डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर डैमेज निकलता है देन अगेन यू हैव दैट पावर टू क्लेम। ओके, दिस इज अगेन इम्प्लाइड, ये कहीं एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके गुड्स में कोई भी डैमेज निकलता है तो आपके पास पावर है, यू कैन क्लेम टू द सेलर। थर्ड वन इज, एक ये जो है वो आपको कंडीशन में भी मिलेगा और वारंटी में भी मिलेगा, लेकिन आपको केस लॉ देख करके, जनरली केस लॉ तो आप लोग को नहीं पूछा जाता है, लेकिन हाँ आप स्टेटमेंट देख के समझ जाएंगे या सिचुएशन देख के समझ जाएंगे कि ये कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट है या एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तीसरा लिखिए, एज टू क्वालिटी और फिटनेस। वारंटी एज टू क्वालिटी, वारंटी तो सब में होगा, वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड, by uses of trade, quality or fitness by uses of trade। क्वालिटी और फिटनेस में क्या And बताया? ma'am, by uses of thread. ट्रेड, ट्रेड TRAD, बाय यूजेस ऑफ ट्रेड कहने का मतलब जैसी जरूरत है। लास्ट क्लास में एग्जांपल भी दिया गया था ना, रिमेम्बर? कंडीशन में जो आपका क्वालिटी आपका दिया हुआ है, क्वालिटी और फिटनेस, उसमें क्या बताया गया था? उसमें मैम सेलर के स्किल मैम और फिट पे डिपेंड मतलब स्किल पे हम सेलर के ऊपर रिलाई रिलाई करते हैं। करेक्ट, सेलर के सेलर के स्किल और जजमेंट पे हम रिलाई करते हैं। हमको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, सोना खरीदने जाते हैं, ठीक है भैया मेरे को कोई आइडिया नहीं है सोना क्या असली है क्या नकली है, यू टेल मी विच वन इज गुड, आप जो बोलेंगे वो हम परचेज कर ले, ठीक है। डायमंड का कोई नॉलेज नहीं है, आप जो बताइएगा वही हम खरीद लेंगे, आप बताइए, आप पे ट्रस्ट है, ठीक है। तो सेम वे यहाँ पे भी है, वारंटी में भी सेम मीनिंग है, बट वही मैंने जो कहा आपको कि स्टेटमेंट देख करके आपको पता चलेगा कि वो असेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट है या कोलैटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आता है कि आपका कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कंडीशन में भी है और वारंटी में भी है, तो यही है आपका, एज टू क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज वारंटी एज टू क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। डेंजरस नेचर ऑफ, क्या रहा था? फिर से बोलिए ना थोड़ा सा। डेंजर, disclosure of dangerous nature of goods। Done? रोहित राज, क्या समझ में आया? मैम अभी हम क्लास ज्वाइन किए हैं, अभी बाहर से आए हैं तो अभी नहीं कुछ सुने मैम। अब
तक हम लोगों ने डिस्कशन किया इम्प्लाइड वारंटी, ठीक है। इम्प्लाइड वारंटी का ये पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर 1 है अनडिस्टर्ब पोजीशन, जिसका मतलब होता है कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, कोई तीसरा आदमी आके ये क्लेम ना करे कि हाँ ये मेरा चीज है या मेरा सामान है, यू आर नॉट द ओनर ऑफ दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सेकेंड मैंने बताया इनकम्बरेंस के बारे में। इनकम्बरेंस मतलब अभी भी लिखना शुरू करिए की पॉइंट। Okay, ma'am. इनकम्बरेंस मतलब कि किसी भी तरीके का डैमेजेस वगैरह नहीं होना चाहिए उस प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरा क्वालिटी और फिटनेस ऑफ यूजर्स, मतलब जब हम रिलाई करें सेलर के स्किल और जजमेंट पे। एंड द लास्ट वन इज डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, क्या एग्जांपल दिया जाए, मान लीजिए पाउडर खरीद रहे हैं आप, ठीक है। अब पाउडर में अगर आप केयरफुल होकर के अगर आप नहीं उसको खोलते हैं, ठीक है, तो वो आपके आंख में पड़ सकता है, फाइन। और वो अगर आंख में पड़ गया तो आंख में जलन देगा, राइट। तो ये चीज आपको बीइंग अ सेलर आपको ये बता देना चाहिए। तो या कोई भी टाइप का अगर डेंजरस नेचर है आपके प्रोडक्ट में तो प्लीज लेट अस नो, ये आपका राइट है। नहीं तो फिर जो भी डैमेज अगर आपको होगा किसी भी तरीके का, यू आर फ्री टू क्लेम दैट, ठीक है। लाइक कोई भी दवा परचेज किए तो आपको मान लीजिए खाली पेट नहीं खाना है तो आपको बताना चाहिए था कि खाली पेट नहीं खाना है, ठीक है। जैसे पाउडर का एग्जांपल मैंने दिया, आपको बताना चाहिए था कि आंख में पड़ेगा तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो किसी भी कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीद रहे हैं और अगर किसी तरीके का डेंजरस नेचर है उसका, या फिर मान लीजिए ग्लास का कोई भी चीज खरीदते हैं उसमें लिखा रहता है ना हैंडल विथ केयर, है कि नहीं। तो कोई भी एग्जैक्टली वही चीज करना होता है कि कोई भी डेंजरस नेचर है तो यू नीड टू स्पेसिफाई, या आपको डिस्क्लोजर देना होता है, डिस्क्लेमर देना होता है कि ये इसका प्रॉब्लम है, ठीक है, इससे हाथ कट सकता है या इसको केयरफुली आपको हैंडल करना है, फाइन। और अगर आप नहीं देते हैं देन अगेन कोई अगर प्रॉब्लम होती है बायर के साथ तो यू विल हैव टू फेस द कंप्लेन ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। ये था सारा वारंटी आपका, ठीक है। यहाँ आपका खत्म होता है कंडीशन और वारंटी, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? मैम फर्स्ट वाला बता दीजिए ना एक बार। मैम First फोर्थ क्या, पॉइंट एक बार undisturbed फिर से position। एक्सप्लेन कर दीजिए ना। अभी तो Yes, दोबारा ma'am, लिखे नहीं एक्सप्लेन है वो, की थी बोलिए रोहित नहीं। को बताते बताते, मैम नेटवर्क इशू था थोड़ा। ठीक है। फर्स्ट वाला बताइए श्वेता। मैम पॉइंट हाँ, फोर्थ पॉइंट मैम डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ फर्स्ट पॉइंट से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट इम्प्लाइड वारंटी का फर्स्ट पॉइंट क्या है? मैम उसमें तो अनडिस्टर्ब पोजीशन, मतलब मैम अगर किसी कंज्यूमर के पास कोई भी प्रोडक्ट है तो मैम उस उसके बारे में उसको अवेयरनेस होना चाहिए। उसको कोई थर्ड आदमी आकर के परेशान करके नहीं बोल सकता है कि ये कोई मेरा प्रोडक्ट है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो सेलर को कंप्लेन करेगा या क्लेम करेगा। ठीक है। सेकंड क्या बताया गया था? सेकंड था मैम वारंटी एज इनकम्बरेंस। हम्म, इसमें मैम द गुड्स शुड बी फ्री, डैमेज नहीं होना चाहिए। करेक्ट। थर्ड? थर्ड था मैम क्वालिटी और फिटनेस बाय यूजेस ऑफ ट्रेड। मैम इसमें सेलर के स्किल और नॉलेज पे हम रिलाई करते हैं। गुड। फिर? और मैम फोर्थ था एज टू डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। मैम जैसे प्रोडक्ट के बारे में हमें कस्टमर को बता देना चाहिए कि इसमें कोई, मतलब उसके बारे में अवेयरनेस बता देना चाहिए उनको कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। जैसे उसको मैम किस तरह से मेडिसिन। यूज करना है। हाँ करेक्ट करेक्ट। किसका, कौन बोल रहा था? चांदनी? यस मैम। यस, उसमें लिखा रहना चाहिए जो भी आपको डिस्क्लेमर देना है वो आप मेंशन करेंगे उसमें, फाइन। इतना है आपका इम्प्लाइड वारंटी। क्लियर सबको जिसका जिसका क्वेश्चन था? अनुपमा शायद आप पूछ रहे थे। यस मैम। Okay. Now switch to next topic, that is caveat emptor. Sales of goods में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है caveat emptor. caveat का स्पेलिंग होगा CAVEAT, 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 and emptor is EMPTOR, emptor. This is again
लॉ का टर्म which means let the buyer be aware, let the buyer be aware, यानी ठीक है इतना कुछ आपके लिए कंडीशन वारंटी सब कुछ दिया हुआ है, सेलर के लिए बहुत सारा बेनिफिट है, लेकिन एंड ऑफ द डे बीइंग अ बायर आपको केयरफुल रहना चाहिए कि गुड्स आपका सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये है लॉ का टर्म caveat emptor। अगर आपसे पूछा जाए what do you mean by this term, then it means let the buyer be aware। buyer be aware है, लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, राइट डाउन एक्सेप्शन। आई होप ये टर्म तो लिखे होंगे, caveat emptor भी लिखे होंगे आप लोग और उसका मीनिंग भी लिखे होंगे। नाउ अंडरस्टैंड द एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में सबसे पहला है जो अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज। फिटनेस एज टू क्वालिटी और यूज, यानी जब हम पहले ही सरेंडर बोल दिए हैं कि भाई मेरे को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है, मेरे को नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, आप सेलर हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आप बताइए, ऐसा पहले ही बायर बोल चुका है। ठीक है, उस केस में अगर सेलर किसी भी तरीके का चीटिंग करता है, देन ये केविट एम्प्टर का एक्सेप्शन है। समझ आया? ये है पहला एक्सेप्शन। एवरीवन रिटन दैट? ज्योति कुमारी 55 रोल नंबर, फर्स्ट एक्सेप्शन हैव यू रिटन? Yes, ma'am. Okay, second is goods of merchantable quality, merchantable quality, goods of merchantable quality। मर्चेंटेबल क्वालिटी कहाँ बताया गया था? कंडीशन क्या बताया गया था? condition, मैम उसमें अनडैमेज और यूजफुल Undamaged. प्रोडक्ट होना चाहिए। unusable, यूजेबल कंडीशन का होना चाहिए। अगर आप डैमेज प्रोडक्ट देते हैं तो अगेन ये एक्सेप्शन है केविट एम्प्टर का। अब आइए थर्ड में, गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, ये सब टर्म ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है कंडीशन में, तो नीड नॉट टू रिपीट। ठीक है, गुड सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन। एंड फोर्थ इज सेल बाय सैंपल, ये सारा हम लोग कंडीशन में डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी एक्सेप्शन में आएगा। और अब दोनों सेल बाय सैंपल एंड कंडीशन, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट एक्सेप्शन में सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। अब ये लास्ट है आपका, सेकंड लास्ट है ट्रेड यूजेस, ये भी एक्सेप्शन में आएगा। अब ये ट्रेड यूज, बाकी तो चलिए हम लोग कंडीशन में डिस्कशन कर लिए थे, ये ट्रेड यूजेस मतलब क्या? कोई आइडिया? ट्रेड यूजेस, वांट टू से समथिंग? अभिषेक कुमार, Yes, ma'am. क्या मतलब होता है ट्रेड यूजेस का? देखिए, मान लीजिए एप्पल बेचने वाले हैं, ठीक है, हिमाचल से एप्पल मंगवाना है, फाइन। अब उनको पता है कि बिजनेस पर्पज से ले रहे हैं, तो अगर हम हिमाचल से यहाँ मंगवाएंगे तो कुछ टाइम तो लगेगा, तो लिटरली तो आपको देना चाहिए थोड़ा, जो भेजा जाएगा ट्रेड पर्पज से वो थोड़ा कच्चा एप्पल होगा। ठीक है, अगर आप पका हुआ एप्पल ही भेजते हैं तो हमारे मार्केट में या यहाँ आते आते क्या हो जाएगा? खराब। सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ट्रेड यूजेस मतलब जब हम आपके साथ बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं और हम ट्रेड पर्पज से आपको पहले स्पेसिफाई कर दें कि ट्रेड पर्पज से ले रहे हैं, और आपको पता है कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कितना दिन हो जाएगा, ठीक है, या कितने टाइम में पहुंचेगा, तो इसलिए आपके पास ये स्पेसिफाई किया जा रहा है कि जो आप भेजेंगे ऑटोमेटिकली वो थोड़ा कच्चा भेजेंगे। ठीक है, और अगर आप पका हुआ भेजते हैं उस केस में ऑब्वियसली बायर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, so that's why it will be considered as an exception। Understood? समझ आया? ट्रेड यूजेस के लिए अगर कोई भेज रहा है, दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ, ट्रेड यूजेस के लिए कोई अगर भेज रहा है तो आपको पता है यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो इस हिसाब से आपको पहले से ही उस लायक भेजना, उस तरीके से भेजना चाहिए जो यहाँ सही सलामत पहुंचे, ताकि हम फर्दर मार्केट में बेच पाए। ठीक है, तो ट्रेड यूजेस मतलब क्या? बिजनेस के लायक हो, बेचने के लायक हो, दिस इज ट्रेड यूजेस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्सेप्शन। क्लियर?
अब लास्ट एक्सेप्शन इसका केवियट एम्पटर का, सेलर्स, राइट डाउन, सेलर्स actively conceals, CONCEALS, conceals. Sellers actively conceals a defect or is guilty of fraud. Guilty of fraud. Seller actively conceals a defect or is guilty of fraud. What do you mean by this? Anyone want to guess? मैम गिल्टी के बाद क्या बोले? किसके बाद? गिल्टी के बाद गिल्टी ऑफ फ्रॉड। मैम जब भी कोई सेलर मतलब उसको पता होता है ये चीज डिफेक्टिव है, वो उसको छुपा लेता है, कंसील कर लेता है। कंसील मतलब छुपाना, वेरी गुड। जब कोई सेलर इंटेंशनली अगर छिपा रहा है कोई डिफेक्ट, ठीक है, जानबूझ के छिपा रहा है, मतलब आप कितना भी इंस्पेक्शन कर लें वो हमको पता नहीं चल पाता कि उसमें क्या डिफेक्ट है। तो यहाँ पे सेलर क्या कर रहा है, जानबूझ के डिफेक्ट को छुपाने की कोशिश कर रहा है, तो इस केस में ऑब्वियसली वो फ्रॉड है और वो गिल्टी है। ठीक है, ये है आपका केवियट एम्पटर का सारा एक्सेप्शन। डन, ये टर्म भी समझ गए। अब नेक्स्ट टर्म है अनपेड सेलर, और ये आपके बुक का शायद आखिरी पोर्शन है। मैं स्कैन कॉपी नहीं भेज पाई हूँ, आई विल ट्राई आज कल परसों तक मैं भेज दूँ। ठीक है, मॉड्यूल मैं देखती हूँ यहाँ पे आया है कि नहीं, उसके बाद मैं भेज दूंगी। ठीक है, आप ही के बुक से अगर मॉड्यूल भेजा जाए तो ज्यादा बेटर है। अभी टर्म ऑलरेडी आपकी नोटबुक में है, अब आप मॉड्यूल को गो थ्रू करेंगे, आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस आपको रीडिंग दे देना है, सब ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा। खैर, अब लास्ट जो डिस्कशन हो रहा था अनपेड सेलर। अनपेड सेलर, अब इसका नाम स्पेसिफाई कर रहा है। अनपेड सेलर मतलब नाम से क्या समझ में आ रहा है? सैलरी नहीं नहीं मिला है। तो अनपेड सेलर कब कहलाएगा? इवन चाहे आप पूरा का पूरा पैसा नहीं दिए हो, एक पहला कंडीशन। दूसरा, मान लीजिए 100 रुपए का सामान है, इवन आप 99 रुपीज दे दिए हैं और 1 रुपया भी अगर बाकी है तो भी 1 रुपया के लिए वो अनपेड सेलर कहलाएगा। समझ आया सेंस? यानी कुछ भी बाकी है, कहने का सेंस यही है कि कुछ भी अगर बाकी है आपको वो देना, अगर वो माफ कर दिया देन यू आर नॉट अनपेड सेलर, तब तो आपको देना ही नहीं है। लेकिन अगर आपको देना है कि हाँ बाद में देंगे, वो उतना अमाउंट भी जो बचा है तो भी वो कहलाएगा अनपेड सेलर। ठीक है, इसके अलावा कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जैसे मान लीजिए चेक हम दिए, राइट, अब चेक लगाए, कैश नहीं हुआ, ठीक है, बाउंस हो गया, तो ये सब क्या है, डिसऑनर हो गया, तो ये सब भी आ जाएगा आपका अनपेड सेलर के कैटेगरी में। ठीक है, लिख लेंगे या लिखवा दें? अनपेड सेलर कुछ बच्चे हैं जो लगता है लिखवाना पड़ेगा। ज्योति कुमारी, समझ में आया? रोल 56। यस मैम। चांदनी, आप लोग लिख ही लीजिए, 1-2 लाइन लिख लीजिए। यस मैम, समझ में आ गया। ठीक है, लिख लीजिए। अनपेड सेलर, a person who has sold goods to another person but has not been paid for the goods, ये जो धीरे धीरे कैमरा ऑफ करने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, तो अब धीरे धीरे रिमूव करने का सिलसिला मैं शुरू कर दूंगी। अब बार बार मतलब लेक्चर से ध्यान आप लोग पे भटकेगा, मुझे दिखना ही चाहिए आप लोग, ये मेरा कमजोरी है। बिना देखे मैं पढ़ा नहीं सकती,
एवरीवन नीड टू टर्न ऑन। अगर ऑफ रखना है तो बताइए, मैं रिमूव कर देती हूँ। जितने लोग ऑन रखेंगे वही लोग रहेंगे क्लास में। सबका चेहरा दिखना चाहिए। कहाँ तक लिखे आप लोग? मैम बी इन पेड फॉर द for the good. For the good or been paid, or been paid, or been paid partially, partially मतलब आधा पेमेंट भी अगर हुआ है, आधा पेमेंट बाकी है तो भी वो कहलाएगा is called as unpaid seller. फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ। A person who has sold goods to another person but has not been paid for goods or been paid partially is called as unpaid seller. हो गया? एग्जाम्पल लिख लीजिए तो। A purchased goods worth rupees 20,000 from B. मैम From ए परचेज गुड उसका क्या बोले? A purchased good worth rupees 20,000 from B. Full stop. The ownership has already been transferred to A. The ownership has already been transferred to A. But A has not paid whole price. छूट गया। फिर से रिपीट कर देती हूँ। मैम सेकंड लिखवा रहे हैं क्या? नहीं, उसी का एग्जाम्पल है। फिर से लिखवा रही हूँ, सुनिए ध्यान से। A purchased goods worth rupees 20,000 from B. ठीक है, A सामान कुछ खरीदा 20,000 का B से। ठीक है, ओनरशिप फुल स्टॉप के बाद द ओनरशिप हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड टू A. The ownership has already been transferred to A. The ownership has already been transferred to A. Done. Full stop. But A has not paid whole price. A has not paid whole price. और है, ठीक है, या तो पूरा पैसा नहीं दिया है और रुपीज, और he have paid only rupees 15,000 or paid rupees 15,000. In this case, B is unpaid seller. In this case, B is unpaid seller. Done? हो गया? अब देखिए, अनपेड सेलर का भी सर्टेन राइट होगा। ठीक है, पैसा नहीं मिला तो उसके पास क्या क्या हक दिया गया है, क्या क्या वो कर सकता है। तो राइट ऑफ अनपेड सेलर आप लिखेंगे और उसको फर्दर बाइफर्केट करेंगे। राइट ऑफ अनपेड सेलर, तो एक तो राइट होगा उसको बायर के अगेंस्ट, दूसरा राइट होगा उसको गुड्स के अगेंस्ट। ठीक है, तो राइट पहला लिखिए, राइट अगेंस्ट गुड्स। टॉपिक देंगे राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। टॉपिक इज राइट ऑफ अनपेड सेलर। फर्स्ट वन इज राइट्स अगेंस्ट द गुड्स। सेकेंड वन इज राइट्स अगेंस्ट द बायर ऑफ द गुड्स। ठीक है, यानी सामान खरीदने वाले पे एक तो दूसरा पहला हक होगा, दूसरा उसको जो सामान हम बेचे उस पे थोड़ा हक होगा। किस टाइप का हक हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं? अब हमको पैसे, अगर मान लीजिए पैसा कोई नहीं दिया तो क्या क्या कर सकते हैं आप?
आप हैं सामान बेचने वाले, कुछ बिजनेस करते हैं, कोई आपको सामान नहीं देगा तो क्या क्या करेंगे? मैम Claim सामान कर या सकते हैं। पैसे। टाइम देंगे मैम। और सर फोड़ देंगे घर घुस के। मैम हाँ? पकड़ कर मारे। ये आप लोग से तो यही एक्सपेक्टेशन है। लिखिए पहला, राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन नंबर 1, ये अगेंस्ट गुड्स आप लोग लिख रहे हैं। पहला जो है ना गुड्स, उसके अंदर आप लोग लिख रहे हैं नंबर 1 राइट ऑफ लियन, यानी कोई भी सामान जब्त करने का हक है सेलर के पास, अनपेड सेलर के पास। ठीक है, लियन मीन्स व्हाट? जब्त कर लेना, तो राइट ऑफ लियन। नेक्स्ट वन इज right of stoppage of goods, right of stoppage of goods in transit। इसका मतलब लियन तो समझ आ गया, जब्त कर लेंगे। इसके अलावा स्टॉपेज ऑफ गुड इन ट्रांजिट मतलब सामान अगर बंद कर दी। क्या? मैम सामान देना स्टॉप कर बंद कर देंगे। देंगे। नहीं, इसका मतलब ये हुआ सामान डिलीवरी के लिए निकल चुका है और बीच में हम लोग उसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टॉपेज इन ट्रांजिट मतलब क्या, रास्ते में ही हम उसको रोक लिए। अब गाड़ी निकल चुकी थी डिलीवरी के लिए, लेकिन हम बोले भाई वापस घुमाओ। ठीक है, लेकिन ये कब होगा? एक ही केस में होता है, जब आपको पता चलता है कि बायर इंसॉल्वेंट है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, डिलीवरी के लिए निकल गया है, अब रास्ते में हम बोल रहे हैं भाई डिलीवरी नहीं करेंगे, पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिट। फाइन। नाउ द लास्ट वन इज आपका राइट टू रीसेल। रीसेल का तो हक है ही, राइट टू रीसेल। हो गया। अब बायर के अगेंस्ट क्या क्या है? बायर के अगेंस्ट हम क्या क्या कर सकते हैं बीइंग एन अनपेड सेलर? तो नंबर 1 लिखिए, एक तो प्राइस के लिए हम सू करेंगे, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर प्राइस। नेक्स्ट, सूट फॉर डैमेज, suit for damage, and the last one is suit for interest। तो प्राइस पता है, जो प्राइस है वो दे दीजिए, डैमेज जो आपकी वजह से हुआ है वो दे दीजिए, इंटरेस्ट मतलब बहुत ज्यादा आप लेट कर दिए हैं तो भाई अब तो इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना होगा। ठीक है, ये सारा आपका राइट है अनपेड सेलर का। फाइन, ये था आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ठीक है, इतना रिवाइज करिए और फिर आगे फिर अब हम लोग मिलेंगे फेरा के साथ। ठीक है, स्कैन में भेज देती हूँ, फिर मिलेंगे फेरा के साथ। ठीक है, अटेंडेंस दे दीजिए आप। मैम वो टाइप्स ऑफ कंपनी वाला पीडीएफ भी सेंड कर दीजिएगा। कौन सा? मैम टाइप्स ऑफ कंपनी जो एक अलग से पीडीएफ पढ़ाई थी ना, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बाद। वो पीडीएफ नहीं भेजे आप लोगों को? नो मैम नहीं भेजे। नो मैम, प्रोस्पेक्टस के बाद जो पढ़ाई थी। टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है, भेज दूंगी।
Okay, roll 1, 2. आवाज आ रही है? यस मैम 3, 4, प्रेजेंट मैम 4 प्रेजेंट मैम 5, प्रेजेंट मैम 5 6, Present, ma'am. 6. 7, प्रेजेंट मैम 7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यस मैम 15 16, 17, 18, 19, Yes, ma'am. 18. मैम 6 16. Ma'am, 18 थे. Okay, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 28 29, 30, 25. 25, 29, Yes, ma'am. 30, 25. नहीं. 25 हो चुका है. एक और कौन? यस मैम. कौन से रोल नंबर? आप रोल नंबर भी साथ साथ बोलिए. 29 नहीं है. 30, 31, 32, 33, यस मैम 32 33, यस मैम 34, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 44 मैम 45, 46, 47, 48, 49, 50, यस मैम 49 50, 51, 52, 53, 54, 55, प्रेजेंट मैम 55 मैम 56. 53 भी प्रेजेंट है मैम 6 तो उसके बदले आप ही बोल रहे हैं. 57, 58, 50. रोल नंबर 57 मैम 59, 60, 61, Yes 60, ma'am 60 61, 62, 63, 64, 65, 66, यस मैम 64 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, मैम 66 का लीव हो गया. यस मैम 74 73 73, 74, 75, 76, 24 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, यस 89. मैम 85 मैम 85 Okay. 88, 89, 90, 82 मैम okay, 91, 92, Yes, ma'am. 92 93, 94, 93 मैम 95, 96, 97, 98, 99. Done? मैम 82 हो गया है. All right, you all can leave now. Thank you. See you next class.